हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल नेट हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? पार्ट 1 में हमने प्राणी ऊतकों के बारे में पढ़ा था, वह उसकी एनसीईआरटी रीडिंग की थी। पार्ट 2 में हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा जो एनटीए का न्यू सिलेबस है उसमें कॉकरोच को भी ऐड किया गया है। न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच नहीं दिया गया है, आप इसे पुरानी एनसीईआरटी में देख सकते हैं, या फिर हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम में दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, जिसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आज का लेक्चर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है? कॉकरोच, जिसे हिंदी में तिलचट्टा बोलते हैं। कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं, जिन्हें कि संघ इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा को हिंदी में क्या बोलते हैं? संधिपाद। की वर्ग को क्या बोलते हैं? क्लास। क्लास इंसेक्टा, जिसे हिंदी में बोलते हैं कीट वर्ग में सम्मिलित किया गया है। मतलब एनसीईआरटी क्या बोल रही है, जो कॉकरोच होता है हमारा, जिसका किंगडम एनिमेलिया होता है, और जिसे संघ इंग्लिश में फाइलम बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा होता है, और जिस वर्ग जो होता है जिसे क्लास बोलते हैं, इंसेक्टा होती है। और इसका वंश, जिसे इंग्लिश में वंश को क्या बोलते हैं? जीनस। जीनस इसका क्या होता है? पेरीप्लैनेटा। और कॉकरोच की स्पीसीज, जिसे हिंदी में प्रजाति बोलते हैं, स्पीसीज क्या होती है? अमेरिकाना। ये बोल रही है एनसीईआरटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या एनसीईआरटी ने बोला है? उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल तथा हरे रंग के कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार 1/4 से 3 इंच, जो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर का होता है। ये आकार याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इसे हाईलाइट कर लीजिए कि आकार कितना होता है। ठीक है, इनमें लंबी श्रृंगिका, जिन्हें इंग्लिश में एंटीना बोलते हैं, पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है, जो कि सिर को ढके रहती है। ये कॉकरोच का चित्र दिया गया है, जिसे अभी बाद में देखेंगे, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। समस्त संसार में ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर का क्या मतलब है? कि ये रात्रि में टहलते हैं, दिन में नहीं टहलते हैं। और सर्वभक्षी होते हैं, मतलब ये सब कुछ खाने वाले होते हैं तथा नम जगहों पर मिलते हैं। ये मनुष्यों के घर में रहकर गंभीर पीड़ा एवं अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, और यह रोगों के वाहक होते हैं। अब इसके बाह्य आकार की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है? कि समान वयस्क कॉकरोच जाति पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा यहाँ पर क्या है? जीनस है, और अमेरिकाना क्या है? स्पीसीज है। का 34 से 53 मिलीमीटर लंबा तथा पंखों वाला होता है। पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि वो पूछेगा कि हम नर व मादा को किस प्रकार देखकर बता सकते हैं। तो इस प्रकार देखकर बता सकते हैं कि जो नर में उदर के आखिरी छोर में जो पंख होता है नर का, वो उदर भाग से भी लंबा होता है, मतलब नीचे निकला हुआ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है तथा इनके 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला सिर, वक्ष तथा उदर। ये 3 खंड हो गए। सिर को हेड बोलते हैं, और जो वक्ष होता है उसे थोरैक्स बोलते हैं, और उदर को क्या बोलते हैं? एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इनका पूरा शरीर मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कीजिए कि इनका पूरा शरीर होता है, पूरा शरीर याद रखना, पूरा शरीर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, जो कौन से कलर का होता है? भूरे रंग का होता है, का बना होता है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं, जिन्हें कटक, इंग्लिश में स्क्लेरॉइड्स बोलते हैं, कहते हैं। पृष्ठ, जो पृष्ठ भाग में ऊपरी भाग में पाए जाते हैं उसे पृष्ठकांश बोलते हैं, और जो अधर भाग मतलब निचले वाले भाग में पाए जाते हैं उन्हें अधरकांश कहते हैं। ये खंड आपस में एक पतली, महीन व लचीली झिल्ली से जुड़े होते हैं, जिन्हें संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो ये पृष्ठकांश और अधरकांश होते हैं, ये किस प्रकार आपस में जुड़े होते हैं। ये एक पतली व लचीली झिल्ली, जिसे बोलते हैं, जिसे क्या संधिकारी झिल्ली बोलते हैं, उसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। संधिकारी झिल्लियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और आर्थोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है,
शरीर के अग्रभाग में स्थित सिर त्रिकोणीय होता है। शरीर के अग्रभाग में जो सिर पाया जाता है वो कैसा होता है? त्रिकोणीय होता है। शरीर के अनुदैर्घ्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। जो मतलब इसका अनुदैर्घ्य अक्ष होता है उसके समकोण पर स्थित होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। यह 6 खंडों के मिलने से बना होता है तथा अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो कॉकरोच में नेत्र पाए जाते हैं कैसे नेत्र होते हैं? संयुक्त नेत्र होते हैं। ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। आंखों के अंगे झिल्ली युक्त सॉकेट से धागे जैसे एक जोड़ी श्रृंगिका निकली है। श्रृंगिका में संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि श्रृंगिका जो होती है उसमें संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दशाओं को मापने का काम करते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं जिनसे काटने व चबाने वाले मुखांग बनते हैं। ये फिर हाईलाइट कीजिए, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो कॉकरोच होता है उस पर उसका मुख किस प्रकार का होता है? काटने व चबाने वाले प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। मुखांग में एक जोड़ी उत्तरोष्ठ ऊपरी जबड़ा जिसे बोलते हैं, एक जोड़ी चुबुकास्थ, एक जोड़ी जंभिका, एक अधरोष्ठ होता है। ये जो नाम दिए गए हैं इनको आप इंग्लिश में याद रखिए तो ज़्यादा सही है। नीचे ये नाम दिए गए हैं ये इंग्लिश में लिखे गए हैं, इंग्लिश में ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें इंग्लिश में याद रखना। हिंदी इंग्लिश याद करोगे तो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए इनको हिंदी में ना याद करके इंग्लिश में ही याद कर रखना, ठीक है। एक मध्य लचीली पाली जिसे अधोग्रसनी इंग्लिश में हाइपोफेरिंक्स कहते हैं, जीवा का कार्य करती है, जो कि मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होती है। ये देखिए दिया गया है। ये पहला क्या हो गया? पहला है ये लेब्रम होता है, ये सिंगल होता है। ये जो लेब्रम है कैसा होता है? एक केवल पाया जाता है। और ये मैंडिबल होते हैं, ये 2 पाए जाते हैं। इस प्रकार ये एक जोड़ी होते हैं। और ये जो मैक्जिला हो गया ये भी एक जोड़ी पाए जाते हैं। और ये लेबियम होता है, ये क्या होता है? निचला ओंठ होता है जो कि केवल सिंगल पाया जाता है। और बीच में ये हाइपोफेरिंक्स पाई जाती है, ये इसे हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। और ये देखिए चित्र, इसमें याद रखिएगा कौन कहाँ कहाँ है। ये देखिए संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, ये नेत्रक हो गया, ये मैंडिबल हो गया, लेब्रम हो गया, लेबियम हो गया, ये लेबियम 2 होते हैं, और ये मैक्जिला हो गया। ये इंपॉर्टेंट है इनकी नेमिंग और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको पता होगा लेब्रम जो होता है ऊपरी ओष्ठ होता है और जो लेब्रियम होता है वो निचला ओष्ठ होता है, ठीक है। इस प्रकार इसकी नेमिंग है। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? वक्ष मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है। वक्ष को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? थोरेक्स। 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष व पश्चवक्ष। अग्रवक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोथोरेसिक। मध्यवक्ष को क्या बोलते हैं? मीजोथोरेसिक। तथा पश्चवक्ष को क्या बोलते हैं? मेटाथोरेसिक, ठीक है। में बटा होता है अग्रवक्ष, मध्यवक्ष व पश्चवक्ष। सिरवक्ष से अग्रवक्ष एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा रहता है जिसे गर्दन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे गर्दन कहते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? प्रत्येक वक्षी खंड से एक जोड़ी टांगे निकलती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रत्येक वक्ष खंड होते हैं उनसे एक एक जोड़ी क्या निकलती हैं? टांगे निकलती हैं। मतलब कहने का जो, अब ये देख लेते हैं थोड़ा चित्र। ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 3 खंड पाए जा रहे हैं, ये 1 2 3, और प्रत्येक खंड से एक एक टांगे निकलती हैं। ये एक एक टांगे प्रत्येक खंड से निकलती हैं। ये याद रखिएगा कि तीनों खंडों से, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक तथा मेटाथोरेसिक, तीनों से एक एक जोड़ी टांगे निकलती हैं, ठीक है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन इनडायरेक्ट तरीके से आ चुका है। प्रत्येक वक्षी खंड से एक जोड़ी टांगे निकलती हैं जिनके कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं, ठीक है। इनके नाम इंग्लिश में याद रखना तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन सकता है। इनके नाम आप इंग्लिश में याद रखिएगा। कागजा को क्या बोलते हैं? कागजा। शिखरक को क्या बोलते हैं? ट्रोकोकेंटर। उर्विका जिसे फीमर बोलते हैं। अंतर्जर्घिका जिसे टिबिया बोलते हैं व गुल्फ, टार्सस। इस प्रकार इनके ये भाग हो गए, ये टांगों के भाग दिए गए हैं। पंखों का प्रथम जोड़ा मध्यवक्ष से निकलता है। ये इंपॉर्टेंट है
कि जो काकरोच होता है उनके पंख का प्रथम जोड़ा कहाँ से निकलता है? पंखों का प्रथम जोड़ा मध्यवक्ष, मध्यवक्ष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मीजोथोरेसिक। वह दूसरा जोड़ा पक्षवक्ष से निकलता है। अग्र पंख को क्या बोलते हैं? मध्यवक्षी पंख बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मध्यवक्ष से निकलता है। मीजोथोरेसिक पंख बोलते हैं। और जिसे क्या बोलते हैं? प्रवार भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो अग्र पंख होते हैं उन्हें इंग्लिश क्या बोलते हैं? प्रवार भी कहा जाता है। इनके ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। मीजोथोरेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मध्यवक्षी पंख हैं, मध्यवक्ष से निकलते हैं। और ये कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं, गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में पश्च पंखों को ढके रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसे हाईलाइट कर लीजिए कि ये अपारदर्शी होते हैं, गहरे रंग के होते हैं तथा विश्राम अवस्था में जो पिछले वाले पंख होते हैं जो कहाँ से निकलते हैं? मेटाथोरेसिक से निकलते हैं, उनको ढके रहते हैं। अब एनसीईआरटी मेटाथोरेसिक जो पंख होते हैं उनके बारे में पढ़ाया है। ये कैसे होते हैं? ये पारदर्शी होते हैं, झिल्ली नुमा होते हैं तथा यह उड़ने में मदद करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो कौन से पंख उड़ने में मदद करते हैं? जो पश्च भाग से निकलते हैं, पश्चवक्षी खंड से निकलते हैं, वो उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? नर व मादा दोनों में उदर 10 खंडी होता है। जो उदर एब्डोमेन होता है वो नर व मादा दोनों में 10 खंडों में बटा होता है। सातवां अधरक नौकाकार होता है तथा 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर एक जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो 7वां इसका खंड होता है वो नौकाकार होता है, 8वां व 9वां अधरक के साथ मिलकर क्या बनाता है? जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, इसे याद रखिएगा। जिसके अग्रभाग में मादा जनन छिद्र, स्पर्मेथिकल छिद्र व संपार्श्विक ग्रंथियां होती है। नर में केवल 8वां पृष्ठक ही 7वें खंड द्वारा ढका रहता है। नर मादा दोनों में 10वें खंड पर एक जोड़ी संधियुक्त तंतुमय गोदी लूम पाए जाते हैं। ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन बना हुआ है कि जो गोदी लूम होते हैं वो कौन से खंड पर पाए जाते हैं? वो 10वें खंड पर पाए जाते हैं। नर व मादा दोनों में 10वें खंड पर पाए जाते हैं। इंग्लिश में गोदी लूम को क्या बोलते हैं? एनल सरसाई बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट नीचे जो दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है। इन लूमों के नीचे की ओर नर के 9वें खंड में एक जोड़ी छोटे व धागे के समान गूदा सूख, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनल स्टाइल, वो पाई जाती है। मादा में गूदा सूख अनुपस्थित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कीजिए कि जो ये एनल स्टाइल होती है केवल किस में पाई जाती है? केवल नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती है। इस प्रकार आप नर व मादा को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि एनल स्टाइल किस में पाए जाते हैं? केवल नर में पाई जाती है। ये याद रखिएगा, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। एनल सरसाई जो होते हैं गोदी लूम, वो दोनों में पाए जाते हैं। और कौन से खंड में पाए जाते हैं? 10वें खंड पे। लेकिन 9वें खंड जो होता है उसमें गोदी सूख पाई जाती है, गूदा सूख, जिसे एनल स्टाइल कहते हैं, वो सिर्फ नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती है। आप इस काकरोच का चित्र देख लीजिए एक बार, ये दिया गया है। ये जो आगे वाले हैं ये अपारदर्शी पंख हैं, जिन्हें टेगमीना बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये कौन से खंड से निकलते हैं? पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कौन से खंड से निकलते हैं? ये निकलते हैं मीजोथोरेसिक खंड से, जिसे क्या बोलते हैं? मध्यवक्षी खंड। और इन्हें अग्रपंख भी बोलते हैं और इनको प्रवार भी बोलते हैं। 3 नाम है इनके, याद रखिएगा। अग्रपंख, मध्यवक्षी पंख। मध्यवक्षी पंख क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मीजोथोरेसिक सेगमेंट से निकलते हैं। और इन्हें टेगमेन भी बोलते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रवार। और ये जो दूसरे नंबर के ये पंख हैं, दूसरे नंबर के ये वाले, ये उड़ने में मदद करते हैं, इन्हें पश्च पंख कहते हैं। ये कौन से हैं? इन्हें इंग्लिश में मेटाथोरेसिक पंख कहते हैं। ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, पारदर्शी होते हैं और उड़ने में मदद करते हैं। और जब ये विश्राम अवस्था में होता है, मतलब ये कहीं विश्राम करता है,
तब ये जो आगे वाले पंख होते हैं अग्र पंख, ये पश्च पंख को ढक लेते हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट ये है कि ये है, ये नर में मध्य जो लास्ट भाग होता है उससे भी पीछे निकला होता है, लेकिन मादा में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसकी नेमिंग भी एक बार देख लीजिए। ये देखिए तंतु रूपी श्रृंगिकाएं हो गई। संयुक्त नेत्र, ये इंपॉर्टेंट है कि काकरोच में कैसे नेत्र पाए जाते हैं, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ये प्रवच्छ पृष्ठक हो गया, ये मध्यवच्छ हो गया, अग्रवच्छी टांग हो गई, पश्चवच्छी हो गया, मध्यवच्छी टांग हो गई और ये पश्चवच्छी टांग हो गए। तीनों से दो जोड़ी मतलब तीनों जो खंड होते हैं उनसे एक एक जोड़ी टांग निकलती है। इस प्रकार 3 जोड़ी टांग हो जाती है इनकी। ठीक है, ये उदर हो गया और ये गूदा लूम हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप तिलचट्टे को देख सकते हैं। गूदा लूम दोनों पे पाया जाता है और जो एक गूदा सूख होता है जिन्हें एनल स्टाइल बोलते हैं वो केवल नर में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे एनसीईआरटी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोल रही है। अब आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक संरचना के बारे में क्या बोला गया है। देह गुहा में स्थित आहारनाल 3 भागों में बटा होता है। जो काकरोच का आहारनाल होता है वो कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, अग्रांत, मध्यांत व पश्चात। मुख एक छोटी नलिकाकार ग्रसनी में खुलता है जिससे एक सीधी और सकरी नली ग्रसिका निकलती है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोष में खुलती है जिसे अन्नपुट्ट कहते हैं। अन्नपुट्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अन्नपुट्ट को इंग्लिश में क्रॉप बोलते हैं और इसे एक नाम इसका और होता है सस्य भी बोला जाता है। ठीक है, अन्नपुट्ट कहते हैं जिसमें भोजन संग्रहित रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काकरोच में जो भोजन होता है वो किस में संग्रहित रहता है, वो अन्नपुट्ट में संग्रहित रहता है जिसे सस्य भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नेम क्या होता है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रॉप। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। इसके पीछे ग्रंथिल जठर अथवा पेशणी होती है। इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है तथा स्तर की त्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर उपत्वची दांत बनाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी पेशणी होती है जिसे इंग्लिश में गिजार्ड बोलते हैं, उस पर 6 दांत पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ये दांत भोजन को मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं। पूरा अग्रांत अंदर से उपत्वचा से आस्तरित होता है। ये भी हाईलाइट कीजिए कि जो काकरोच का पूरा अग्रांत होता है वो क्यूटिकल से आस्तरित होता है। पूरा अग्रांत, या ये ध्यान रखिएगा, पूरा याद रखिएगा। वहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए कि जो काकरोच का अग्रांत होता है वो पूर्ण रूप से ढका रहता है या नहीं। तो अगर ढका रहता है, आपको पता है ढका रहता है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। एक कथन वालों में यहाँ से सवाल बहुत बना है। मध्यांत एक संकरी एवं समान व्यास की नलिका होती है जिसमें उपत्वचा का अस्तर नहीं होता है। याद रखिएगा, जो मध्य आंत होती है, मध्यांत में उपत्वचा नहीं पाई जाती। अग्रांत के पूरे अग्रांत में उपत्वचा क्यूटिकल पाया जाता है। अग्रांत व मध्यांत के संधि स्थल पर अंगुली के समान 6 से 8 अंध नलिकाएं लगी होती हैं। ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन आया है कि जो अग्रांत और मध्यांत का संधि स्थल होता है, अग्रांत और मध्यांत का जो संधि स्थल होता है वहाँ पर अंगुली के समान 6 से 8 है। संख्या भी याद रखनी है, कितनी, 6 से 8 अंध नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सहरेसाई बोलते हैं, लगी रहती हैं। जिनके सिरे कैसे होते हैं ये भी क्वेश्चन में आ चुका है कि इनके सिरे खुले होते हैं या बंद। सिरे बंद होते हैं। ये देखिए साफ एनसीईआरटी बोल रही है कि जिनके सिरे बंद होते हैं इनको यकृति या जठरी अंधनाल कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, यकृति व जठरी अंधनाल कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, ये पाचक रस बनाती हैं। ये इनका कार्य भी याद रखना कि ये पाचक रस का निर्माण करती हैं। और इसके बाद जो मध्यांत व पश्चात होती है उसके संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली नलिकाएं मिलती हैं। और कौन से कलर की होती हैं वो नलिकाएं, पीले कलर की होती हैं। इनका काम क्या होता है, उत्सर्जन में सहायक होती हैं। मध्यांत व पश्चात के संधि स्थल पर 100 से 150, ये भी नंबर भी याद रखना कितने होते हैं, 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं
जो कि उत्सर्जन में सहायक होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मैलपीगी नलिकाएं कहते हैं, और ये उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक होती हैं। पश्चात मध्य दांत से थोड़ा चौड़ा होता है। जो इसका पश्चात होता है वो मध्य दांत की अपेक्षा थोड़ा चौड़ा होता है तथा 3 भागों में बटा होता है। क्षुद्रांत, बृहदांत तथा मूत्राशय में विभक्त रहता है। मलाशय बाहर की ओर गूदा द्वारा खुलता है। इसके बाद तिलचट्टे में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको पता होगा जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उनमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके पहले इसका चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, उसका ये चित्र दिया गया है। चित्र में ये देखिए, ये सस है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉप। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भोजन का संग्रहण होता है। और ये होता है पेसड़ी। पेसड़ी पर क्या पाए जाते हैं, 6 दांत के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन को पीसने का काम करती हैं। यहाँ तक पूरी हो गई अग्रांत पेसड़ी तक। इसके बाद ये पाए जाते हैं, ये हो गई मध्य दांत। मध्य दांत और अग्रांत के बीच में ये देखिए 6 से कितनी, 6 से 8 ये कृति अंधनाल पाए जा रहे हैं, जिनका कार्य क्या होता है, जिनका कार्य आपको बताया गया है क्या होता है कि पाचक एंजाइम बनाते हैं ये। इसके बाद मध्य दांत हो गई, और जो मध्य दांत और जो ये पश्चात है, मध्य दांत और पश्चात की, जो मध्य दांत और पश्चात है उसके संधि स्थल पर क्या पाई जाती हैं, मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं, जो कौन से कलर की होती हैं, पीले कलर की होती हैं। इनका क्या कार्य होता है, ये उत्सर्जन में सहायक होते हैं। इसके बाद ये पूरी हो गई इसकी पश्चात को 3 भागों में बांटा गया है। क्षुद्रांत पहला हो गया, बृहदांत तथा तीसरा हो गया मलाशय। ठीक है, इस प्रकार ये पूरा इसका दिया गया है चित्र। अब आगे पढ़ते हैं इसके परिसंचरण तंत्र के बारे में। बोला है तिलचट्टा जो होता है उसमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आपको पता होगा कि आर्थ्रोपोड में खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है और आर्थ्रोपोड में तिलचट्टा आता है। इसकी रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती है, क्योंकि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है इसलिए इनकी वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं और रुधिर गुहा में खुलती हैं तथा उसमें सभी अंतरंग अंग डूबे रहते हैं, जिसे रुधिर लसिका कहते हैं। रुधिर लसिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। आपको बता दें हीमोलिम्फ क्या होता है। हीमोलिम्फ सफ़ेद कलर का होता है। क्यों होता है सफ़ेद कलर का, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं पाए जाते हैं। ये सफ़ेद कलर का तरल होता है जिसमें भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन, भोज्य पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ दोनों पाए जाते हैं, और इनमें आरबीसी एब्सेंट होती है, इसलिए कैसे कलर का होता है, सफ़ेद कलर का होता है। इसे होमोलिम्फ बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं एनसीईआरटी कि जो होमोलिम्फ होता है वो रुधिर लसिका होमोलिम्फ रंगहीन प्लाज्मा व रुधिराणुओं से बना होता है। होमोलिम्फ में आरबीसी नहीं पाई जाती, इसी कारण से इसका रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। कॉकरोच का हृदय एक लंबी पेशी नली होती है जो रुधिर गुहा में वक्ष और अधर की मध्य पृष्ठीय रेखा के साथ साथ स्थित है। हृदय कीपाकार कोष्ठकों में विभेदित होता है और दोनों तरफ आस होते हैं। जो इसका हृदय होता है वो 13 चैम्बर का बना होता है, 13 कोष्ठकीय हृदय होता है जो शरीर के मध्य पृष्ठ में पाया जाता है, और इस पर आस पाए जाते हैं। आस इसके दोनों लेटरल साइड में, पार्श्व साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें रक्त किस प्रकार बहता है, ये देखिए परिसंचरण तंत्र का चित्र दिया गया है। ये ऊपर ये देखिए, इसमें टोटल कितने चैम्बर हैं, 13 चैम्बर हैं। ठीक है, और ये जो ये किनारे साइड में दिए गए हैं इन्हें क्या बोलते हैं, आस बोलते हैं। इंग्लिश में आस को क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। यहाँ से रक्त प्रवेश करता है इसके अंदर, और इसमें पीछे से आगे की ओर रक्त जाता है। यहाँ से रक्त की डायरेक्शन क्या होती है, रक्त की डायरेक्शन ये होती है, पीछे से आगे की ओर जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हृदय में प्रत्येक कोष्ठ को आस द्वारा हीमोलिम्फ प्रवेश करता है, और हृदय में पश्च कोष्ठ होता है उससे अग्र कोष्ठ की ओर जाता है। ठीक है, और अग्र कोष्ठ में अग्र महाधमनी द्वारा हीमोलिम्फ का सिर भाग में प्रवेश होता है। फिर वहाँ से रक्त कहाँ जाता है, वहाँ से सिर से होमोलिम्फ का पेरीन्यूरल गुहा में प्रवेश करता है। वहाँ से हीमोलिम्फ जो होता है
उसके बाद जाता है पेरीविसरल गुहा में जाता है, उसके बाद पेरिकार्डियल साइनस में जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये पश्च से अग्रभाग की ओर इसका हृदय जाता है। ये अग्रमाधमनी हो गई, ये पक्षाकार पेशी हो गई। अब इसके श्वसन तंत्र के बारे में बताया गया है। कॉकरोच का श्वसन तंत्र कैसा होता है? कॉकरोच का श्वसन तंत्र शाखित होता है, जो कि श्वास नालों का जाल का बना होता है। श्वास नालों को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है, श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप बताइए कमेंट करके कि जो श्वास छिद्र होते हैं उन्हें स्पाइरिकल्स बोलते हैं। श्वास छिद्र कितने जोड़ी होते हैं? 10 जोड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि 10 जोड़ी स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, जो कि शरीर की पार्श्व सतह पर स्थित होते हैं। पार्श्व सतह का मतलब लेटरल साइड। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाती है। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो श्वास छिद्र होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, ये किसके द्वारा, इनका खुलना बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। अवरोधनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो इन गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? विसरण विधि द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। ऊपर आपको बता चुके कि मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? मध्य और जो पश्च आंत होती है उसके मिलने वाले पॉइंट पर पाई जाती हैं। और कितने होती हैं? 100 से 150 होती हैं। और कौन से कलर की होती हैं? पीले कलर की होती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बने हैं, आप ध्यान रखिएगा। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। यह नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। यूरिक अम्ल पश्चात द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है, अतः यह कीट यूरिको उत्सर्जी होते हैं। जो यूरिक अम्ल का उत्पादन करते हैं उन्हें कौन से कीट कहा जाता है? यूरियोटेलिक होते हैं। वो यूरिकोटेलिक होते हैं क्योंकि ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। इनके साथ साथ वसापिंड, व्रकाणु, उपत्वचा और यूरिकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं। यहाँ से भी नेट में क्वेश्चन बन चुका है। कथन कारण वाले में क्वेश्चन बना हुआ था कि जो कॉकरोच होता है उसमें केवल उत्सर्जन में केवल मैलपीगियन नलिकाएं सम्मिलित होती हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि उसके अलावा इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? वसापिंड, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट बॉडी। वसापिंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैट बॉडी। और यूरिकोस ग्रंथियां जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं। और जो यूरिकोस ग्रंथियां और व्रकाणु को इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेफ्रोसाइट्स बोलते हैं। ये 3 और अंग होते हैं जहाँ पर उत्सर्जन में जो सहायक होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तिलचट्टे में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडी व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्घ्य संयोजन से जुड़ा होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो तंत्रिका तंत्र तिलचट्टे का होता है कौन से भाग में पाया जाता है? अधर भाग में पाया जाता है। कौन से भाग में पाया जाता है? अधर भाग में पाया जाता है। ठीक है। और इसमें बताया गया है कौन कौन कहाँ कहाँ गुच्छिकाएं पाई जाती हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती हैं। 3 गुच्छिकाएं जो होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? वक्ष मतलब थोरेक्स भाग में पाई जाती हैं। और 6 गुच्छिकाएं जो होती हैं वो एब्डोमेन भाग में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं? एब्डोमेन में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है कौन सी गुच्छिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 गुच्छिकाएं वक्ष और 6 उदर में स्थित होती हैं। कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉकरोच होता है उसके सिर पर तंत्रिका तंत्र का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पाया जाता है, जबकि बाकी भाग शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। जब तक आप यह जान चुके होंगे कि कॉकरोच का सिर कटने के बाद भी कुछ सप्ताह तक क्यों जीवित रहता है। आपको पता होगा कि जो कॉकरोच होता है अगर उसका सिर कट जाए
तो ये लगभग 10 से 15 दिनों तक जीवित बना रहता है। क्यों जीवित बना रहता है, आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि जो कॉकरोच का सिर होता है उस पर कोई भी तंत्रिका तंत्र ज़्यादा नहीं पाया जाता है, बहुत छोटा सा भाग प्रेजेंट होता है, इसलिए वो जीवित बना रहता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये फिर मर क्यों जाता है? मर वह इसलिए जाता है क्योंकि उसके सारे जो भोजन करने वाले अंग होते हैं वो अलग हो जाते हैं और ये भोजन खा नहीं पाता है, तो ये भूख की वजह से मर जाता है। ठीक है, देखिए आगे एनसीईआरटी बोली भी है कि जो कॉकरोच होता है कि अब तक आप यह जान चुके होंगे कि कॉकरोच का सिर कटने के बाद भी 1 सप्ताह तक जीवित क्यों रहता है। सिर में मस्तिष्क अधिग्रसिका गुच्छिका द्वारा निरूपित प्रेजेंट किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्रों को तंत्रिकाएं भेजता है। जो अधिग्रसिका गुच्छिका होती है वो कॉकरोच के सिर को प्रेजेंट करती है। ये हाईलाइट कीजिए कि अधिग्रसिका गुच्छिका किसको निरूपित करती है? मस्तिष्क को निरूपित करती है, जो कि श्रृंगिकाओं एवं संयुक्त नेत्रों को तंत्रिकाएं भेजता है। तिलचट्टे में संवेदन अंग श्रृंगिकाएं आँख, मैगजलरी स्पर्शक, लेबियम स्पर्शक तथा गूदा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और गूदा रोमक स्पर्शी संवेदी होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। आपको पीछे भी हाईलाइट करवा चुके हैं, यहाँ भी एक बार हाईलाइट कर लीजिए कि जो इन पर पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? एक जोड़ी संयुक्त नेत्र होते हैं। और प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग कितनी वो पाई जाती हैं जिन्हें ओमेटोडिया बोलते हैं? कितनी होती हैं? यहाँ पर एनसीईआरटी सही लिखे है कि 2000 हेक्सागोनल ओमेटोडिया पाए जाते हैं। कितने? 2000 होती हैं। ये नंबर भी याद रखिएगा। संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 ओमेटोडिया जो कैसे होते हैं? हेक्सागोनल, जिन्हें हिंदी में नेत्राशंक बोलते हैं, उपस्थित होते हैं। कई ओमेटोडिया की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब या प्रतिछायाएं देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि कहते हैं। ये मोज़ेक दृष्टि से क्वेश्चन बहुत बना है कि जो ओमेटोडिया पाए जाते हैं उनके द्वारा ये एक ही वस्तु के कई प्रतिछायाएं देख पाता है। और इस दृष्टि को क्या बोलते हैं? इस दृष्टि को बोलते हैं मोज़ेक दृष्टि। और मोज़ेक दृष्टि का गुण क्या होता है? मोज़ेक दृष्टि की शुक्राहिता मैक्सिमम होती है, हाई सेंसिटिविटी होता है। हाई सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन होता है। शुक्राहिता अधिक परंतु विभेदन क्षमता कम होती है। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कीजिए कि शुग्राहिता याद रखना कि जो सेंसिटिविटी होती है वो अधिक होती है और रिजोल्यूशन कम होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। यह सामान्यतः रात के समय होती है अतः इसे रात्रि दृष्टि कहा जाता है। आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है? तिलचट्टा द्विलिंगी होता है। देखिए यहाँ पर फिर एनसीईआरटी गलत लिखे हुए हैं, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ है। आपको पता होगा जो तिलचट्टा होता है वो द्विलिंगी नहीं बल्कि एक लिंगी होता है। ये सही कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी में। हिंदी एनसीईआरटी में बहुत गलत लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको तैयार करिएगा, नहीं तो वहाँ पर आपके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। कि जो तिलचट्टा होता है वो द्विलिंगी नहीं होता है बल्कि एक लिंगी होता है, तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग होते हैं। ये सही कर लीजिए कि द्विलिंगी की जगह एक लिंगी होता है, और सही लिखा है बाकी। तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग पाए जाते हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण के रूप में विद्यमान होते हैं जो चौथे से छठे उदरी खंड में पाए जाते हैं। यह चित्र दिया गया है और ये इम्पोर्टेंट है कि जो वृषण होते हैं कौन से खंड में पाए जाते हैं? चौथे से छठे उदरी खंड में पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। एक जोड़ी वृषण होते हैं जो चौथे से छठे उदरी खंड में पाए जाते हैं। ये नर का चित्र है और ये मादा का चित्र है। अभी इस चित्रों को देखेंगे, पहले एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। और पार्श्व रूप में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक वृषण में एक पतली नलिका जिसे शुक्रवाहिनी बोलते हैं। प्रत्येक वृषण से क्या निकलती है? एक पतली नलिका निकलती है जिसे क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस बोलते हैं। कहते हैं शुक्राशय से होते हुए स्खलन वाहिनी में खुलती है। यह स्खलन वाहिनी नर जनन छिद्र में खुलती है जो गूदा के अधर में होता है।
एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि उदर के 6वें एवं 7वें खंड में होती है। ये यहाँ से नीट में क्वेश्चन बन चुका है कि जो एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि होती है उसको, छत्रक रूपी ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मशरूम ग्रंथि बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड बोलते हैं। जो कौन से खंड पर पाई जाती है? 6ठे एवं 7वें खंड में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है कि 6वें वो 7वें खंड में पाई जाती है। और जो वृषण होते हैं वो कौन से खंड में पाए जाते हैं? वो 4 से 6 खंड में पाए जाते हैं। इसके बाद जो मशरूम ग्रंथि होती है वो 6 से 7वें खंड में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। जो सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती है, और इसका कार्य भी याद रखिएगा कि मशरूम ग्रंथि क्या करती है? सहायक जनन ग्रंथि के रूप में काम करती है। बाह्य जननेंद्रिय नर गोनोफोफिसस, जिसे युग्मन प्रवर्धन या शिश्न खंड बोलते हैं। शिश्न खंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिश्न खंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैलोमियर। इंग्लिश में शिश्न खंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलोमियर बोलते हैं। अभी चित्र में देखेंगे फैलोमियर क्या है। ये देखिए, ये जो है ये इन्हें फैलोमियर बोलते हैं। ठीक है, अभी चित्र देखेंगे। फैलोमियर के रूप में होती है। जनन रंध्र के चारों ओर काइटिन असममितीय संरचना है। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो कॉकरोच का शुक्राशय होता है वहाँ पर शुक्राणुओं का संग्रहण होता है। ठीक है। और पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं। इन पुंजों को क्या बोलते हैं? इन पुंजों को बोलते हैं शुक्राणुधर। शुक्राणुधर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुक्राणुधर को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। स्पर्मेटोफोर्स शुक्राणुधर बोलते हैं। ये इस पर अनेक शुक्राणु आपस में चिपके हुए होते हैं जो कि शुक्राणुओं का गुच्छा होता है। ठीक है। इन पुंजों को शुक्राणुधर कहते हैं। मैथुन के समय ये विसर्जित कर दिए जाते हैं। मादा जनन तंत्र में 2 वृहद आकार के अंडाशय होते हैं। जो मादा जनन अंग होता है उसमें 2 वृहद अंडाशय होते हैं जो उदर के 2 से 6ठे खंड में स्थित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करिए कि जो अंडाशय होता है कौन से उदर खंड में स्थित होता है? 2 से 6ठे खंड में स्थित होता है। वृषण कौन से उसमें स्थित होता है? 4 से 6। याद रखिएगा ये कौन से खंड में स्थित होते हैं, ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जो वृषण होता है 4 से 6वें खंड में पाया जाता है, और जो अंडाशय होता है वो 2 से 6वें खंड में पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशय नलिकाएं होती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो पूछेगा कि प्रत्येक अंडाशय में कितनी अंडाशय नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशय नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? अंडाशयों का बना होता है, जिसमें परिवर्धित हो रहे अंडों की एक श्रृंखला होती है। दोनों तरफ के अंडाशयों में अंडवाहिनी मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसे योनि कहते हैं। योनि को इंग्लिश में वाइजाइना बोलते हैं, जो जनन कोष्ठ में खुलती है। 6ठे खंड में एक जोड़ी शुक्राणुधानी पाई जाती है। जो इनका 6ठा खंड होता है उस पर एक जोड़ी शुक्राणुधानी पाई जाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्मेथिका। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 6ठे खंड में मादा में क्या पाई जाती है? एक जोड़ी शुक्राणुधानी पाई जाती है जो जनन कक्ष में खुलती है। शुक्राणु शुक्राणुधर के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्राणुधर द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इनके निषेचित अंडे एक संपुट में संकोचित होते हैं, जिन्हें अंड कवच कहते हैं। ये कि जो इनके अंडे होते हैं वो कैसे होते हैं? अंड कवच एक संपुट के रूप में, कैप्सूल के रूप में पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अंड कवच बोलते हैं। अंड कवच को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऊथिका बोलते हैं। अंड कवच का रंग भी पूछता है कि अंड कवच गहरे होते हैं, लाल रंग से काले रंग के होते हैं, और जिनका आकार भी पूछता है कि 3 से 8 इंच 8 mm लगभग लंबा संपुट होता है, कैप्सूल होता है। ये संपुट दरारों एवं आर्द्रता युक्त तथा भोजन वाले स्थानों पर चिपका दिए जाते हैं मादा के द्वारा। औसतन एक मादा 9 से 10 अंड कवच, ये यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन बन चुका है कि जो एक मादा कितने अंड कवच ऊथिका को जन्म देती है? 9 से 10 ऊथिका को उत्पन्न करती है। अब प्रत्येक ऊथिका में कितने अंडे होते हैं? प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 निषेचित अंडे पाए जाते हैं। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो प्रत्येक ऊथिका में 14 से 16 अंडे होते हैं। एक अंड कवच, कितने अंड कवच होते हैं? एक बार में मादा कितने अंड कवच उत्पन्न करती है? 9 से 10। और एक अंड कवच में कितने अंडे होते हैं? 14 से 16 निषेचित अंडे होते हैं। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का परिवर्धन
पैरोमेटाबोलस प्रकार का होता है, अर्थात कैसा होता है कि इसमें निषेचन से डायरेक्ट वयस्क नहीं बनता है, इस पर निम्फ अवस्था पाई जाती है। इसके परिवर्धन में अर्भक निम्फ अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। अर्भक वयस्क के समान दिखते हैं। अर्भक में वृद्धि कायांतरण के द्वारा होती है, इनमें कायांतरण पाया जाता है तथा लगभग 13 निर्मोचन से के बाद यह वयस्क बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो निम्फ होता है वो कितने निर्मोचन के बाद वयस्क में बदल जाता है, 13 निर्मोचन होते हैं उस पर। अंतिम अर्भक अवस्था से पहली अवस्था में पक्षतल्प, जिन्हें विंग पैड बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। तिलचट्टों की बहुत सी जंगली जातियां पाई जाती हैं, इनका कोई आर्थिक महत्व ज्ञात नहीं है। कुछ जातियां मनुष्य के वास स्थान में अथवा उसके आसपास फलती फूलती हैं। ये पीड़क के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं तथा अपने दुर्गंध युक्त उत्सर्जन द्वारा संदूषित कर देते हैं। भोज्य पदार्थों को संदूषित कर अनेक जीवाणुवीय बीमारियां ये फैलाते हैं। इस प्रकार कॉकरोच कंप्लीट हो गया। इनके चित्र देख लेते हैं। चित्र ये दिए गए हैं, ये मादा का, ये नर का ऊपर वाला है। जनन अंग के चित्र दिए गए हैं। जनन तंत्र के पहला वाला नर है। ये देखिए, ये हैं वृषण। ये कौन से खंड में पाए जाते हैं? 4 से 6 खंड में, मतलब ये चौथा खंड यहाँ से शुरू होता है और 6वां खंड ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और ये क्या है? ये है मशरूम ग्लैंड। मशरूम ग्लैंड कौन से खंड में पाई जाती है? 6वें से लेकर 7वें खंड में, मतलब 6 ये हो गया और 7वां खंड ये हो गया। ठीक है, ये वृषण हो गया। इसके बाद इस पर ये पाए जाते हैं शिश्न खंड पाए जाते हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेलोमियर बोलते हैं। इसके बाद इसमें ये पाया जा रहा है शुक्राशय, ये हो गया। ये जो है ये शुक्राशय हो गया। इसके बाद ये हो गया शुक्रवाहिका हो गई, ये स्खलन वाहिका हो गई। और यहाँ पर ये शिश्नी ग्रंथि पाई जा रही है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैलिक ग्लैंड बोलते हैं। और ये वृषण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर नीचे दिया गया है अधर शिश्न खंड, ये हो गया। और ये गूदा लोम, ये देखिए, ये गूदा लोम दोनों में पाई जाती है। और ये जो गूदा सूख होती है, ये एनल स्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में, ये केवल नर में पाई जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख सकते हैं। ये केवल नर में पाई जाती है, जिससे एनल स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये नर का चित्र हो गया। इसी प्रकार हम मादा में देखते हैं। ये देखिए, ये 2 वृहदाकार के अंडाशय हो गए। ये अंडाशय दिया गया है। इन पर ये अंडवाहिनी हो गई। और ये जहाँ पर दोनों अंडवाहिनी मिलती है, इसे समान अंडवाहिनी बोलते हैं। और ये श्लेष्मक ग्रंथि हो गई। और इस प्रकार ये देखिए, और ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ये जनन कोष्ठ जो होता है, वो जनन कक्ष व बाह्य प्रगुभा दोनों को मिलाकर उसे जनन कोष्ठ बोलते हैं। ये युग्मक प्रवर्धन हो गया। और ये शुक्रग्राहिका हो गई, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पर्मेथिका बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से चित्र बहुत कंफ्यूज करता है। जो स्पर्मेथिका होती है किस पे पाई जाती है? मादा में पाई जाती है। सब लोग बच्चे सोचते हैं कि स्पर्म से रिलेट करके देख लेते हैं तो वो नर लगा देते हैं, लेकिन स्पर्मेथिका किस में पाई जाती है? मादा में पाई जाती है। यहाँ से चित्र बन चुका है। इस प्रकार हम लगभग 45 मिनट के समय में पूरा कॉकरोच देख चुके हैं। अब इसके जो अगले लेक्चर है उसमें हम मेढक के बारे में पूरी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। इस प्रकार हम बहुत कम समय में पूरी एनसीईआरटी को, जो नीट से क्वेश्चन आते हैं उसी को हाईलाइट करके आसानी से पढ़ लिया है। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसमें जो करेक्शन करवाते जाते हैं वो एनसीईआरटी में अपने में करते जाइए, या फिर साइड में कहीं पर लिखते जाइए, क्योंकि हिंदी वाली एनसीईआरटी में काफ़ी गलतियां हैं, लेकिन हम उनको धीरे धीरे सही करवा देंगे। पूरी एनसीईआरटी रीडिंग में जो गलतियां होंगी हम उनको अलग से भी शॉर्ट वीडियो बना देंगे और उन्हें यहाँ भी सही करवा देंगे। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब इसके अगले भाग पार्ट 3 में हम मेढक के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से और उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।